आज तक के वॉर रूम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये वॉर रूम इस लिहाज से क्योंकि जंग का आज 8वां दिन है। 8वें दिन भी महाविनाश की तबाही की तस्वीरें लगातार देखने को मिल रही हैं। इस वॉर रूम में, जैसा कि नाम इसका है, वॉर रूम का मतलब वो जगह जहां पर युद्ध को लेकर रणनीतियां बनाई जाती हैं, युद्ध के अलग अलग पहलुओं को समझा जाता है। पूरी तैयारियां हमने कर रखी है। यहां पर तमाम मैप्स जो हैं आपको हम दिखा रहे हैं, लेकिन इनसे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें। यूक्रेन का रूसी लड़ाकू विमान गिराने का यह दावा है और यह बड़ी खबर सामने आई है। यूक्रेन ने रिटेलिएशन में यह बड़ा दावा किया है कि इरपिन में सुखोई लड़ाकू विमान गिराने का दावा जो है यह किया गया है। कीव से 40 किलोमीटर की दूरी पर Su-30 को मार गिराने का दावा यहां पर यूक्रेन की तरफ से किया गया है। अलग अलग शहरों में बताया जा रहा है कि हमले लगातार रशिया कर रहा है और यूक्रेन भी अब अपने एयर डिफेंस सिस्टम से इसे मार गिराने का बड़ा दावा कर रहा है। तो दावे यहां पर दोनों तरफ से अपने अपने, हालांकि दावे कई सारे बड़े बड़े सामने आ रहे हैं। इन दावों में कितनी हकीकत है, कितनी सच्चाई है, इसको समझने की भी हम कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल आज तक पर आपको खार्किव की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। खार्किव इस लिहाज से बार बार हम कह रहे हैं मैं, क्योंकि दूसरा सबसे बड़ा शहर है और इस शहर के तमाम प्रमुख स्थानों को यहां पर घेर लिया गया, उन पर हमला किया गया। कल खार्किव की पुलिस बिल्डिंग पर हमला हुआ था, पुलिस मुख्यालय वहां पर ध्वस्त कर दिया गया। आज तक पर आपको खार्किव से एक्सक्लूसिव रिपोर्टिंग भी हम दिखाएंगे, क्योंकि खार्किव को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। कीव पर कब्जा करने से पहले दूसरा सबसे बड़ा शहर अगर गिर जाता है तो एक बहुत बड़ा मैसेज जो है वो वहां से जाता है। लेकिन एक खबर सामने आ रही है, राजेश पवार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, ये बताया जा रहा है कि यूक्रेन ने रिटेलिएट किया है और Su-30 को मार गिराया है, क्या जानकारी आपके पास? देखिए शुभांकर, इस वक्त मेरे पास इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि ये Su-30 गिराया गया नहीं गिराया गया है। अगर ये गिराया गया है तो ये फिर यूक्रेनियन टेरिटरी के अंदर होगा, क्योंकि जहां तक अटैक का सवाल है तो एयर अटैक्स रशिया की तरफ से यूक्रेनियन टेरिटरी पे हो रहे हैं। तो ये जहाज शायद उनकी एयर डिफेंस से गिराया है अगर, तो फिर वो यूक्रेनियन टेरिटरी में ही गिरा है। शुभांकर, इससे पहले भी कई सारी खबरें आई थी जिसमें कई सारे जहाज गिराने की बात सामने आई थी, हालांकि उनको लेकर कोई प्रमाणिक सबूत नहीं दिए गए थे। तो क्या यह भी उसी स्ट्रेटजी का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि कहा जा रहा है 40 किलोमीटर कीव के आसपास से गिराया गया है? देखिए शुभांकर, बहुत सी चीजें चल रही हैं यहाँ पे। मेरे पास जो मेरे यूक्रेनियन मित्र हैं वो हर रोज सुबह सुबह कम से कम 50-60 वीडियोस और हजारों फोटो मेरे पास सुबह सुबह आ जाते हैं टेलीग्राम पर। आज सुबह एक खबर आई मेरे पास में, और ये काफी इंडियन मीडिया में चलाई है मेरे ख्याल से, कि मेट्रो पे हमला हुआ है रात को 3 बजे जो बम गिरे हैं, और मेट्रो का उन्होंने वीडियो भी जारी कर दिया। लेकिन अभी मैंने वेरीफाई किया है, एंड आई कैन से इट नाउ विद फुल वेरिफिकेशन, कि कोई भी मेट्रो स्टेशन कीव के अंदर हिट नहीं हुआ है। लेकिन देखिए आप, वीडियो भी चल गए हैं, जो चीज हुई ही नहीं उसके वीडियो भी चल गए हैं मीडिया के ऊपर। तो ये अपने आप में एक ये संदेश देता है कि हमें हर चीज, वी हैव टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। हर चीज को थोड़ा वेरीफाई करने की जरूरत है, और हर चीज के साथ एक उसको शक की निगाह से देखने की जरूरत है कि वो सच भी है या नहीं है। और हर चीज वेरीफाई करना वॉर में लगभग इम्पॉसिबल होता है शुभांकर। नहीं, इसीलिए कोई भी खबर हम दिखा रहे हैं उसको लेकर बार बार हम इस चीज का जिक्र भी कर रहे हैं कि ऐसा दावा किया गया है, उसको प्रामाणिकता के साथ हम सामने नहीं रख रहे हैं, अपने संवाददाताओं की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट भी दिखा रहे हैं। लेकिन राजेश, आप ये तो समझा सकते हैं कि खार्किव पर कब्जा करने के बाद अगर ऐसी खबर सामने आती है तो इसके जरिए क्या मैसेज दिया जा रहा है? हम अपने एक्सपर्ट से भी समझेंगे ये बात, लेकिन हम चाहेंगे ग्राउंड पर आप हैं, आप भी समझाइए हमें, क्या मैसेजिंग इसके जरिए चाह रहा है यूक्रेन? देखिए, खार्किव एक यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, इसकी बहुत महत्ता है यूक्रेन के लिए और रूस के लिए भी। और अगर खार्किव गिर जाता है, इसका ना सिर्फ मिलिट्री तौर पे, ना सिर्फ एक शहर उन्होंने खो दिया है, इसके अलावा इसका एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक असर भी यूक्रेनियन फौज पे, यूक्रेनियन जनता पे, यूक्रेनियन सिविलियन फाइटर्स जो तैयार हो रहे हैं उनके ऊपर पड़ेगा। मनोबल तो उनका टूट जाएगा। और जो इसके बाद अगर बातचीत फेल होती है तो खार्किव के बाद सिर्फ जो बड़ा टारगेट बचता है रूसी फौज के लिए वो कीव है, और कीव पे जो हमला है उसकी संभावना और उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होने की उम्मीद है खार्किव के गिरने के बाद। ओवर टू शुभांकर जी, हम आपके पास लगातार आते रहेंगे। आप अगर कीव को लेकर कोई अपडेट आपके पास हो, आज सुबह से क्या वहां पर हुआ, क्या स्थिति है? क्योंकि कल इस वक्त वहां सायरन भी बज रहे थे, वहां पर हवाई हमले भी सुनाई पड़ रहे थे हमें। आज क्या कोई ऐसी स्थिति वहां पर? देखिए शुभांकर, रात को लगभग 3 बजे बहुत तेज सायरन की आवाज आई 2-3 बार, जिससे मेरी नींद खुली। उसके बाद बम के 3-4 धमाके हुए, बहुत तेज धमाके थे। और जो मैंने आपको पहले खबर दी है, एक बम जो मैं वेरीफाई कर सकता हूं वो गिरा है मेन ट्रेन स्टेशन कीव के पास में,
उससे काफी इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है, लेकिन हताहत कोई नहीं हुआ है। बाकी 2 या 3 मिसाइल्स कहाँ गिरी हैं, वो धमाके किस जगह पर हुए हैं, ये अब तक ना मैं वेरीफाई कर सका हूं, ना किसी मीडिया ने इसकी कोई ठोस जानकारी हमें अभी तक दी है। ठीक ओवर है, टू यू। हमारे साथ क्योंकि आज तक के अलग अलग संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और इसीलिए बार बार हम कह रहे हैं कि सत्य दिखाना जरूरी है, क्योंकि सत्य को लेकर कई तरह के संशय जो हैं वो लगातार बरकरार हैं और सत्य पहचानने का सबसे आसान तरीका ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करना। गौरव सावंत हमारे एक और संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, आज दर्शकों को अगर आपको समझाना हो कि 8वें दिन युद्ध की स्थिति क्या है, कैसे युद्ध आगे बढ़ रहा है और एक सबसे बड़ा सवाल कब तक बचे कीव, तो आप जरा समझाइए ग्राउंड जीरो के अपने एक्सपीरियंस से। इस समय मैं आपको यह बता सकता हूं कि अभी अभी यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि उन्होंने रूस के एक Su-30 लड़ाकू विमान को गिरा दिया है। यह बहुत ही उम्दा लड़ाकू विमान होता है Su-30। यह भारतीय वायुसेना के पास भी इसका एक वर्जन Su-30 MKI है। यह लगभग 8 टन हथियार ले जाने में सक्षम लड़ाकू विमान है और अभी अभी यह दावा किया है रूस के रक्षा मंत्रालय ने कि उन्होंने रूस का एक Su-30 इरपिन के पास गिरा दिया है और यह इरपिन कीव से महज 25 से 30 किलोमीटर दूर है। तो इतनी पास रूस की वायुसेना का एक हमला भी होने वाला था, जिससे पहले यूक्रेन ने दावा किया कि उन्होंने यह लड़ाकू विमान गिरा दिया और सरफेस टू एयर मिसाइल का इस्तेमाल करके गिराया है। एक और बात जो यह दर्शाता है कि यहां पर एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन के शहर की रक्षा, कीव शहर की रक्षा के लिए यह एयर डिफेंस सिस्टम अभी चल रहा है। हम लोग कुछ ही देर पहले एक एयर रेड बंकर के से बाहर निकल कर आए हैं और यह कहा गया है कि उससे बहुत दूर अभी ना निकले, क्योंकि हवाई हमले का खतरा किसी भी समय बना हुआ है। यहां पर इनकमिंग मिसाइल्स का खतरा बना हुआ है। यहां पर जैसा राजेश भी बता रहे थे कि वॉक्सॉल जो यहां का सेंट्रल रेलवे स्टेशन है, वहां बीती रात एक बड़ा धमाका हुआ। उसके अलावा 2 और धमाके कीव शहर में हुए हैं। विस्फोट की आवाज कीव शहर के आसपास के इलाकों से और खबरें वहां से भी आ रही है। और अगर बड़ी तस्वीर को आप देखें शुभांकर, तो बड़ी तस्वीर यूक्रेन के लिए बहुत चिंताजनक है। एक बड़ा एम्फीबियस असॉल्ट ओडेसा यानी दक्षिण की तरफ से शुरू हुआ है। खार्सन शहर यूक्रेन के हाथ से निकलकर रूस के हाथ में चला गया है। खार्किव में लड़ाई भीषण हो रही है और यह लड़ाई अब धीरे धीरे सूमी में एक यूनिवर्सिटी है, उसका एक मिलिट्री फैकल्टी है। मिलिट्री फैकल्टी पर बहुत बड़ा हमला अब से थोड़ी देर पहले हुआ है मिसाइलों से, यानी ये टारगेटिंग स्ट्राइक्स चल रही है। कहा यह भी जा रहा है और इसीलिए एंटी एयरक्राफ्ट बैटरीज यहां पर बिल्कुल तैयार है। वो एक रशिया का एयरबोर्न ऑपरेशन होने वाला है कि कीव शहर के अंदर रशिया के कमांडोज घुसने का प्रयास करेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। और इसीलिए कीव के आसपास जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम्स अभी चल रहे हैं, और ये यूक्रेन का दावा है शुभांकर कि एक एयर डिफेंस सिस्टम बिल्कुल बरकरार था और इसीलिए उन्होंने रूस का एक Su-30 विमान गिरा दिया। तो अब उस एयरबोर्न ऑपरेशन की यहां तैयारी चल रही है। मैं आपके पास गौरव लौटूंगा। आपने जो बात बताई है बहुत महत्वपूर्ण ये है, इसको लेकर आपसे कुछ और सवाल जवाब भी करूंगा, लेकिन खार्किव से हमारे एक और संवाददाता हैं जिन्होंने वॉर जोन की स्थिति को दिखाया है। ये रिपोर्ट देखना भी बहुत जरूरी है क्योंकि खार्किव वहां का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। देखिए आप। Building, old building, near the people. Building on the fire. Building on the fire. Near the gas station, near the my car, near the center. Just, I don't know why. I don't know why. Maybe it was bombed. Maybe it was a Russian soldier. I don't know. I don't know. I just see this one. You can see this. It's fire. यहां पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट ही हमने आपको दिखाई। गौरव के पास वापस लौटते हैं। गौरव, एक सवाल तो यहां पर बार बार यह आता है, It's a very old house. I don't know what about people in this house. I don't live in this street. I can ask the neighbors. Ukrainian people, Kharkiv citizen, ready to defend our city, our country, and ready to kill all the Russia. तो ये अलग अलग रिपोर्ट जो है लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान इस वॉर रूम में मौजूद हैं। हमारे साथ संजय मेस्टन सर हैं जो कि मेजर जनरल रिटायर्ड हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी सर हमारे साथ हैं और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सतीश दुआ सर भी हैं। आपका भी इस कार्यक्रम में स्वागत है सर। लेकिन सर, जब ये मैप हम यहां पर लगा रहे हैं कि कब तक बचेगा कीव
और इस मैप के बाद जो अपडेट्स वहां से गौरव सावंत दे रहे हैं Su-30 गिराने की S-300 के जरिए, तो कैसे आप समझ रहे हैं कब तक ये बचेगा और ये खबर कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है? संजय सर, आप ही शुरुआत कर सकते हैं। ओके, ये जो कीव की राजधानी दिखा रहे हैं, ये तकरीबन 800 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है। 35 लाख की इसकी आबादी होती थी। आज की तारीख में शायद 10-1 लाख पलायन कर गए होंगे, पर मर्द वहां पर हैं। और ये बहुत ही नैरो गलियां हैं, बहुत ज्यादा गलियां तंग हैं, इसमें नेविगेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और खासकर ये जो टैंक हैं, बख्तरबंद गाड़ियां, इनको नेविगेट करना। जिस प्रकार से कीव के नागरिकों को मोलोटोव कॉकटेल्स, उसके अलावा उनको मशीन गनें, AK-47 और तरह तरह के हथियार, जिस प्रकार से स्टिंगर मिसाइल्स और जावेलिन एंटी टैंक मिसाइल्स हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट है। और तुरंत, मतलब स्ट्रेट फायर एंड फॉरगेट, मतलब आपने मारना है कि वो टैंक मरेगा। टॉप डाइव भी उसका हमला हो सकता है। तो सॉफ्ट टारगेट जो टैंक्स है वो इससे हो जाता है। तो ऐसे आबादी वाले इलाके के अंदर अगर रूस ने फाइटिंग इन बिल्टअप का एरिया में जाना है, स्ट्रीट फाइटिंग करना है, तो बहुत बहुत कठिन है जी। इसमें कोई शक नहीं है जी। सतीश दुआ सर के पास भी मैं आता हूं। सर, ये ग्राफिक्स हमने बना रखा है, ये कब बचेगा कीव? अब एक सवाल तो ये भी है कि S-300 जिसका जिक्र वो कर रहे हैं Su-30 को मार गिराने का, जरा समझाइए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि इसके 20-25 किलोमीटर के नजदीक दायरे में है। तो ऐसे में इस खबर के मायने क्या थे जो गौरव कह रहे थे, अगर वो सच है और रूस हमला करना चाह रहा है? साथ ही हम चाहेंगे इस मैप के जरिए भी आप एक्सप्लेन कर दें कि कीव शहर में अगर ये घुसपैठ होती है तो कैसे पॉसिबल है, कि क्या इसका ज्योग्राफिकल है, कैसे इसमें चीजें से मारी हो सकती है? देखिए, अगर ये खबर सच है कि जो इन्होंने अगर एक Su-30 मार गिराया है, तो यकीनन ये एयर डिफेंस के जरिए है। आपके जरिए भी थोड़ा बहुत आप एक्सप्लेन करते रहे कीव शहर को लेकर, क्योंकि बार बार कहा जा रहा है कि बाहर से गलियां जो हैं वो बहुत सक्रिय हुई हैं। जी, तो उसमें उसको बताया कि इसके नॉर्थ में, जी, यानी इस तरफ नॉर्थ में एयर अटैक हुआ है। यानी ये कीव अगर है तो अगर ये कीव है तो नॉर्थ वेस्ट। ओके, सो ये अगर कीव है तो नॉर्थ वेस्ट में बताया है कि नॉर्थ वेस्ट में, तो इससे आगे लगभग, यानी यहां से ये मैप यहां पर यहां से, अगर यहां, अच्छा, यहां से अगर होगा तो शायद इससे थोड़ा और ज्यादा डिस्टेंस होगा जो इस मैप के बाहर, वहां से एयर अटैक आया होगा। जी, एयर अटैक क्यों आएगा? अगर कीव में एंट्री करनी है, असॉल्ट करना है कीव को, तो पहले वो एयर अटैक से कुछ सॉफ्टनिंग अप करना चाहेंगे। और अगर ऐसे पे एक जहाज यहां पर दुर्घटनाग्रस्त किया इन्होंने जी, जहां अपने एयर डिफेंस यूज करके। अब हम मान लेते हैं कि इसके बाद शायद और एयर अटैक्स होंगे, क्योंकि कीव पे अटैक हमला कब होगा? जब उसमें कुछ तैयारियां की जाएंगी, और तैयारियों के लिए अगर एयर अटैक्स और होंगे, उसके बाद ग्राउंड फोर्सेस जब भेजे जाएंगे, जैसे कुलकर्णी साहब ने बताया, जनरल कुलकर्णी ने बताया कि अगर यहां अंदर आएंगे तो अंदर एक बैटल ग्राउंड नहीं है जी, बैटलफील्ड नहीं है। मैं आपके पास आऊंगा सर, क्योंकि सायरन बजने का मतलब होता है एक बड़ी खबर आना, कोई नई अपडेट आना। इस वक्त एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पर रूस भड़क गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, हम आपको बता दें, नई जानकारी सामने आई है। कहा कि ज़ेलेंस्की ने अपने देश को युद्ध में झोंक दिया है, और इस बात को कई सारे एक्सपर्ट्स भी कहते रहे हैं। अलग अलग पक्ष है हालांकि युद्ध को लेकर कि कौन जिम्मेदार है, लेकिन रूस ने यह कहा है कि यूक्रेनी जनता करेगी देश के भविष्य का फैसला। अमेरिका के इशारों पर ज़ेलेंस्की खेल रहे हैं, और ऐसे आरोप दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जो लगातार ये लगा रहे हैं कि अमेरिका के इशारों पर लगातार ज़ेलेंस्की खेल रहे हैं, लेकिन यूक्रेनी जनता को फैसला करना है अपने देश के भविष्य का, कीव के भविष्य का। ये एक बड़ी बात सामने आई है। संजय मैस्टन सर, यहां भी लगातार हम कीव का मैप दिखा रहे हैं, जो ये बात इन्होंने कही, कीव पर हमला करने से रूस भी बच रहा है, आसपास हमले हो रहे हैं, लेकिन अगर इस जगह पर घेराबंदी होती है तो कौन कौन से रास्ते जहां से हमला हो सकता है? देखिए, सारे रास्ते तो इसमें खैर होंगे भी नहीं। इसमें कुछ चीजें समझने की जरूरत है कि एक तो ये नाइपर नदी है जी, ऑब्वियसली इस पे ब्रिजेस हैं, तो ये स्ट्रेटेजिक टारगेट्स हैं। इसका फायदे दोनों को हो सकता है, अटैकर को भी, डिफेंडर को भी। ये कब बर्बाद होंगे और कौन करेगा उसका पता नहीं है, क्योंकि अमूमन तौर पे इनको रिजर्व डेमोलिशन के तौर पे रखा गया होगा डिफेंडर द्वारा। एप्रोप्रिएट टाइम पे उनको बर्बाद करना हो सकता है कि मान लिए, देखिए, कुछ एक्सियल रूट्स होते हैं जो किसी भी शहर में आते हैं, जैसे इसमें कुछ दिख रही हैं, ये काफी रास्ते दिख रहे हैं और हर तरफ से तो हाईलाइट कर सकते हैं सर। हाँ, देखो अभी ये एक ही ये रास्ता जा रहा है, तो ये काफी माफ कीजिएगा सर, एक खबर और आ रही है यहाँ पर, रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन का बड़ा दांव, ये भी खबर सामने आई है। तो नई खबर आपको बता दें, क्या नया दांव है वो भी हम आपको बता रहे हैं।
रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन ने एक बड़ा दावा किया है। इससे पहले जेलेंस्की पर आरोप लगाया गया, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भी उसको लेकर काफी कुछ कहा, लेकिन यहां पर जो दावा हो रहा है वो है कि 217 रूसी टैंक जो हैं उसे ढेर करने का दावा यूक्रेन कर रहा है। यूक्रेन का यह बड़ा दावा है। अभी Su-30 का जिक्र हम कर रहे थे, उसे ढेर करने की बात की, लेकिन एक बड़ा दावा यह किया गया है कि 217 रूसी टैंक और 30 रूसी विमान ऐसे हैं जिन्हें ढेर कर दिया है। 11 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम जो है वो भी यहां पर ढेर कर दिया गया है। तो देखिए यहां पर हमारे पास ग्राफिक्स जो है उसको हम दिखाने की आपको कोशिश कर रहे हैं। कई सारी जानकारियां हमारे पास जो हैं वो यहां पर सामने आई हैं। देखिए तो ये ग्राफिक्स इस वक्त हमारे पास यहां पर आ चुका है। और सर अगर इस ग्राफिक्स पर नजर डालें तो रूस का रूट प्लान जो है, संजय कुलकर्णी सर, मैं चाहूंगा एक बार इस मैप के जरिए आप थोड़ा समझा दें। मैं उस पर आ जाऊं? जी जी, आप इधर आ जाइए, बेहतर ये होगा, क्योंकि यहां पर यूक्रेन का पूरा मैप हमने बना रखा है। ये देखिए, ये देखिएगा, ये ब्लैक सी है जी, ओडेसा है, ये क्रीमिया है, और ये सी ऑफ अजोव, और बार बार जो बात आती है खरसन, ये है माइक्लोव, ये है, और ये पूरा आपका डोनेट्स का इलाका है जिसमें लुहांस और डोनेट्स। और अब ये है इलाका जो आपका चलने है, जहाँ पे अभी जो बड़ा पेट्रोलियम डंप जो जलाया गया है, वो जो इधर है। चर्नोबिल अलग है, ये है चेर्निहिव, जहाँ पे वो दिखाया अभी आप लोगों ने उधर, ठीक है ना। अब ये है खार्किव, यहाँ पे घमासान लड़ाई हो रही है। और ये रशिया जहां से 40 किलोमीटर की दूरी है, ये रूस, और ये तकरीबन 40 किलोमीटर की दूरी पर खार्किव, जो इनका पुराना शहर है, ऐतिहासिक शहर है, 15 लाख की आबादी है, पर अब तो मुझे लगता है ये पूरा ध्वस्त हो चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। और यही इलाका है जहां से हमारे बच्चे कल फंस गए थे, और यहीं पर नवीन की डेथ भी हुई थी। रूस ने 3 सेफ पैसेजेस दिए थे जिससे कि हमारे बच्चे जो हैं वो उस के द्वारा रूस में चले जाएं। अच्छा, क्या सबसे इजी टारगेट भी खार्किव ही है आसपास होने से? देखिए, रूस के लिए खार्किव आसान है, बेलारूस से आना है तो आपको कीव आना है। तो जो हमला आ रहा है कीव के ऊपर वो बेलारूस से आ रहा है। अब इसके 3 मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट हैं। वेस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में की 1st आर्मी है और 20th आर्मी है, और सदर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में इसकी 8th आर्मी, 58th आर्मी, 49th आर्मी है। और ये जो ब्लैक सी का फ्लीट है ये है सेवस्टोपोल, तो यहाँ पर इसकी फ्लीट। अब मकसद क्या है, ये जो रूस करने की कोशिश कर रहा है, ये जो ईस्टर्न यूक्रेन है, इसको ये आप हरा देख रहे हैं, ये एक जमाने में यूक्रेन के पास था और अभी भी है। इसलिए लड़ाई कहाँ हो रही है? ओडिशा में लड़ाई हो रही है, माइक्रोव में लड़ाई हो रही है, खरासान गिर गया है, और माल्टीपोल में लड़ाई हो रही है। तो ये जो इलाका है अपना डोनबास का जो रीजन है, इसके साथ साथ होते होते यानी कि जो बाकी जो भी बचेगा यूक्रेन, वो अब हो जाएगा लैंड लॉक। अब उसको कोई भी एक्सेस नहीं मिलेगा ब्लैक सी में, जहां पे रूस की ब्लैक सी फ्लीट है जिसका ये हेडक्वार्टर सेवस्टोपोल। यानी 3 तरफ से बड़ा घेरा जो है वो यहां पर दिख रहा है। अगर आप यहां पर भी देखेंगे तो आपको ये नजर आ जाएगा कहां कहां से रूस का कब्जा हो गया है। तो देखिए, ये जो हमने बनाया येलो पॉइंट, जहां जहां कब्जा हो गया, अगर इस येलो पॉइंट पर आप गौर करेंगे तो खार्किव, सर आप बेहतर होगा आप एक्सप्लेन कर दे सर, संजय सर। ये नहीं ना, नस्ल सर आप कर दीजिए। ये जो येलो डॉट्स है ये रूस का कब्जा हो चुका है, ये है खार्किव में कब्जा हो चुका है। ठीक है, इधर ये ओडेसा में हो गया है, इधर को जी, ठीक है, यहाँ पर है ओडेसा, यहाँ पर जी, तो मेरिटोपोल में भी सर कब्जा हो चुका है। हाँ, ये भी हो गया। तो इससे देखिए एक साफ चीज ये निकलती है कि अभी यहाँ पर एक जगह है, वो इसमें जो मैप पे है वो है ज़ेफोरोज़ा जी, और उसी के ऊपर है निप्रो। तो ये वाली जो लाइन है तकरीबन ये इधर को, ये सारी पूरी रूस के हाथ मतलब कब्जा हो जाएगी टोटल। तो मतलब इवन जो नाइपर नदी है उसकी भी दोनों तरफ अभी रूसी सेना आ चुकी है। तो जैसे बताया गया है कि पूरा इस सी से तो कट ऑफ हो चुके हैं, सी ऑफ होर्मुज़ से और ब्लैक सी से कट ऑफ हो गए, ये पूरा लैंड बॉम्बे से भी ज्यादा भी हो गया। हम सर लौटेंगे, यहाँ पर लौटेंगे आपके पास, लेकिन एक अहम खबर बता दें दर्शकों को कि एक और बड़ा दावा जो है वो यूक्रेन की तरफ से किया गया है। अब ये दावा क्या है हम आपको ये भी बता रहे हैं। तो नई जानकारी निकलकर सामने आई है, रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन ने ये बड़ा दावा किया है। हालांकि दावे जो हैं वो दोनों तरफ से किए जा रहे हैं। इन दावों को लेकर अपनी अपनी फौज को मोटिवेट करना भी एक बड़ा मकसद है, क्योंकि विल पावर ना गिरे, इच्छा शक्ति जो है उसे बढ़ाकर रखें। ये मैसेज जाता रहे कि लड़ाई जो है वो टक्कर की चल रही है, दोनों साइड से बराबरी की लड़ाई है। ऐसा संदेश देना भी युद्ध में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसी वजह से ये दावे जो हैं कि 11 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम जो गिरा दिया गया, 31 हेलीकॉप्टर गिरा दिए गए, 420 रॉकेट सिस्टम गिरा दिया गया, 60 फ्यूल टैंक जो है वो गिरा दिए गए, ये अपने आप में बहुत अहम हो जाता है। सतीश सर, यही सवाल मेरा आपसे है कि ऐसे दावे कितने ज्यादा हौसला बढ़ाते हैं फौज का जब खबरें सामने आती है कि देखिए लड़ाई टक्कर की चल रही है।
शुभांकर, आजकल की दुनिया में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का एक बहुत अहम हिस्सा होता है और इसका बहुत अहम रोल होता है। सिर्फ सैनिकों का नहीं जी, सिटीजन्स का, गवर्नमेंट्स का, पड़ोसियों का, सबका मनोबल इस पे, उसका दारोमदार उसके मनोबल पे होता है। और यहाँ पे आप एक तरफ आप दावे सुन रहे हैं, दूसरी तरफ जैसे हम जिक्र कर रहे थे कि कहाँ कहाँ उनका कब्जा हो गया। मैं थोड़ा सा इससे हट के बोलूंगा, मैं इनसे इत्तेफाक नहीं रखता। जहां जहां पे लड़ाई चल रही है जी, बाकी सब दावों के दायरे में आ जाता है। सिर्फ खेरसोन एक ऐसी जगह है जहां यूक्रेन ने भी इस बात को कबूल किया है कि वो रशिया के कब्जे में चला गया है। अब वो इलाका किधर पड़ता है सर? अब थोड़ा अगर मैप एक्सप्लेन कर सकें। खेरसोन नीचे की तरफ, जी, नीचे की तरफ, यानी ब्लैक सी से, क्रीमिया से थोड़ा जी, ऊपर, क्रीमिया से ऊपर, साउथ की तरफ समुद्र, वो सब पोर्ट सिटी तो वहां पर है। अब बाकी जगहों पे खार्किव को ले लें और बाकी शहरों को ले लें, वहां पर इस वक्त हालांकि काफी नुकसान पहुंचाया गया है, लेकिन उस पर कब्जा अभी पूरी तरह से नहीं हुआ है। जी, क्यों? कब्जे को क्या कहेंगे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पूरा फुल कंट्रोल? फुल कंट्रोल यानी कि उस इलाके में उनकी कोई मिलिट्री ना बचे, उनकी सिविल डिफेंस ना बचे, लेकिन अभी बिल्डिंग्स विध्वस्त हो गई होंगी, लेकिन कई जगहों पे पॉकेट्स ऑफ रेजिस्टेंस है। जब तक वो नहीं होता और जब तक कि उनकी गवर्नमेंट भी नहीं आपको एक दे देती, एक हामी नहीं भर लेती कि वो चले गए हैं, तो तब तक उन पर रेजिस्टेंस जारी रहेगा। ये बयान सामने थोड़ी देर पहले रशिया का हम सुना रहे थे, मैं मानता हूं वहां पर जिसमें कहा गया, आएंगे दर्शकों के पास, क्योंकि रशिया की तरफ से यह भी कहा गया कि यूक्रेन की आवाम को यह तय करना है कि आपको अपना देश कैसे बचाना है, क्योंकि जेलेंस्की ने अमेरिका के इशारे पर देश में युद्ध थोप दिया है। रूस को यूक्रेन की खुली चेतावनी। अब देखिए, दोनों तरफ से चेतावनी का दौर जो है वो भी लगातार जारी है। ये कहा कि रूसियों की लाशों से हम अपनी जमीन भरना नहीं चाहते हैं। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है यूक्रेन के हवाले से। आपको याद होगा, इससे पहले भी जेलेंस्की ने कहा था कि अगर रूसी फौजी जिंदा रहना चाहते हैं तो अपने मुल्क वापस लौट जाए, वरना लाशों के ढेर यहां से भिड़ जाएंगे। अब यह बयान सामने आया है कि जिंदा अगर रहना है तो घर लौटे यहां पर। और ये देखिए, ये जो बड़ा दावा है, 8 दिनों में 9000 रूसी सैनिकों के ढेर होने का। अब रूस जो कह रहा है उसके हिसाब से 500 यह आंकड़ा होता है, लेकिन यहां पर जेलेंस्की का दावा जो है वो है 8 दिन में 9000। इससे पहले 6 दिन में 6000 का था। अगले 2 दिनों में उन्होंने 3000 और सैनिकों के मार गिराने का दावा किया है। लेकिन यहां पर 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। रूसी सेना ने कई जगह टैंक तबाह किया है, फाइटर जेट गिराया है और रशियन टुकड़ी पर हमला करने की बात आई है। लेकिन यहां पर खबर एक और आई है कि यूक्रेन में जिंदा पकड़े गए रूसी फौजी ने कबूलनामा किया है कि नागरिकों को मारने का आदेश था। अब ये बहुत बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है। ये दावा जो किया जा रहा है कि नागरिकों को मारने का आदेश था। यूक्रेन में जिंदा पकड़े गए रूसी फौजी का यह कबूलनामा, इससे पहले भी आपको याद होगा तो एक फौजी के हवाले से उसकी मां की बातचीत को सामने रखा गया था, जिसमें कहा गया था कि हमें यह आदेश दिया गया है कि वहां जाकर आप सिविलियंस को निशाना बना सकते हैं। अब ये क्या वॉरफेयर का हिस्सा है या क्या है? यूक्रेन में नरसंहार की साजिश, ऐसा दावा यूरोपियन मीडिया कर रही है। अब आपको इस खबर को समझते वक्त यह भी समझना पड़ेगा कि रशियन मीडिया को पूरी तरह से आइसोलेट कर दिया गया है। यहां पर यह दावा जो है ये यूक्रेनियन मीडिया या वेस्टर्न मीडिया जिसने यूक्रेन को पूरा समर्थन दे रखा है उसकी तरफ से यह किया जा रहा है। तो अपने आप में यह खबर जो है ये अहम हो जाती है। 4 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। स्कूल पर बमबारी हुई है, यहां पर 2 प्राइमरी स्कूल बताए जा रहे हैं जहां पर बमबारी हुई है। यूक्रेनी पोर्ट पर मिसाइल अटैक हुआ है। यूक्रेन ने दावा किया है रशियन टैंक को उड़ाने का, रूसी टुकड़ी पर हमला हुआ है। लेकिन 2 बड़े सवाल यहां पर यह कि 6-8 दिन में क्या 9000 लोग क्या मारे गए हैं, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। तो यहां पर देखिए, हम आपको मैप भी दिखा रहे हैं और हम आपको बताते हैं कि कहां कहां पर रूस ने कब्जा कर लिया है। यह बड़ा सवाल है क्योंकि दावा जो है 8 दिन में 9000 सैनिकों के मारे जाने का है। सतीश सर, ये मैप हम दिखा रहे हैं, बेहतर होगा अगर आप एक्सप्लेन कर दें। हालांकि आप इससे बहुत इत्तेफाक नहीं रखते कि पूरी तरह से कब्जा हो चुका है, लेकिन फिर भी इस मैप की माने तो कहां कहां कब्जा दिखाई पड़ रहा है? सर, ये रेड आई थिंक ये कब्जे वाला निशान है। देखिए, ये निशान जो है माइकोव, खरसेन पे कब्जा हो चुका है, क्योंकि ये यूक्रेनी सरकार भी इस बात पे हामी भर चुकी है। ओडिशा में उन्होंने अभी अटैक किया है, क्रीमिया में ऑलरेडी वो हैं, और निकोपोल, मारियोपोल और यहाँ पर ऊपर के इलाकों में, हालांकि यहाँ दिखाया नहीं है इस मैप में, लेकिन हम जानते हैं कि कीव के इलाके में जो अभी गोलाबारी चल रही है या एयरक्राफ्ट जो उन्होंने डाउन किया वहां पर कीव के बाहर थोड़ा, और खरकीव जो है
ये खरकीव में जब हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले कि खरकीव में अभी आपके हेडलाइंस में भी आपने कहा कि घमासान युद्ध जारी, घमासान युद्ध जारी मतलब कि कब्जा नहीं हुआ है। मेरा कहने का मतलब है बिल्ट अप एरिया में, शहरों में, गलियों में, कूचों में, मोहल्लों में, बिल्डिंग्स में कब्जा इतनी आसानी से नहीं होता है। वो कुछ दिन लगते हैं लड़ाई करने के, और ये जो टैंक और एयरक्राफ्ट ये बाहर से लड़ाई कर सकते हैं, लेकिन अंदर से कब्जा करना हमें लेसन लेना पड़ेगा अफगानिस्तान से, वियतनाम से। ये बहुत लंबी चलने वाली लड़ाई है। सर, इसी वजह से सिविलियंस को बार बार मैसेज दिया जा रहा है रूस की तरफ से भी कि आपको तय करना आपके देश का क्या हश्र होगा। जलसंकी आपको युद्ध में थोक रहे हैं। दीपांकर, बात ये थी कि रूस शुरू से ये कहता आया है कि हमने यूक्रेन पे कब्जा नहीं करना है, यूक्रेन के जो ज़ेलेंस्की है वो सरेंडर करें, जिससे कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आवाम है, उनको परेशानी ना हो। ये उनका शुरू से दावा रहा है। लेकिन क्योंकि ज़ेलेंस्की नहीं माने, उन्होंने कहा हम सरेंडर नहीं करेंगे, उसके बाद ये कार्रवाई शुरू हुई। अगर आप शुरू में देखें तो रूस ने जो टारगेट किए, मिलिट्री इंस्टॉलेशन टारगेट किए, सारा का सारा जहां जहां पे मिलिट्री इंस्टॉलेशन थे और अब ऑयल इंस्टॉलेशन है, जो स्ट्रैटेजिक टारगेट्स है उनको टारगेट किए, जिससे कि उनका जो वॉर मशीनरी है वो ध्वस्त हो जाए और उनमें लड़ने की काबिलियत। ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, लेकिन संजय मेस्टन सर, जो ये दावा किया गया कि 8 दिन में 9000 सैनिक मार दिए गए, इससे इत्तेफाक रखते हैं आप? क्योंकि यहाँ कुलकर्णी सर तो सिर हिला रहे हैं, कह रहे हैं ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखिए, वो साफ है, ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, दोनों तरफ से बहुत दावे होंगे और इसको किसी भी सोर्स से वेरीफाई करना असंभव है, इसमें कोई शक ही नहीं है, ये चलता रहेगा। बट कुछ चीजें जो इसमें देखने वाली ये हैं कि यूक्रेन की फौज और उनके सिविलियंस हैं, टेरिटोरियल फोर्सेज है, वो लड़ क्यों रहे हैं? वो तो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की जो अप्रूवल रेटिंग पहले 73% थी, आज की तारीख में 90% प्लस हो गई है। तो ये सारे लोग यूनाइट हो गए हैं, ये एक रेजिस्टेंस मूवमेंट बन गया है, और इसीलिए ये कीव में जो अभी लड़ाई हो रही है या बाकी शहरों में, ये काफी डिलेड रहेगी। कि देखिए, हम तीनों इन्फेंट्री के ऑफिसर्स हैं, फाइटिंग इन बिल्ट अप एरिया सबसे कठिन लड़ाई है। वहां पर बड़े हथियारों का कोई वैल्यू नहीं रहेगी जितना वो छोटे छोटे हथियारों का। और ये जो मैं बता रहा था, लेटरल रोड्स आ रही हैं, सॉरी एक्सियल रोड्स आ रही हैं, फिर लेटरल रोड्स हैं, और वहां पर मकान है उनको वो। ये आपने बड़ी बात कही सर, लेकिन यहाँ पर जब सायरन बजता है इसका मतलब कोई नई अपडेट आती है। हवाई अटैक के सायरन से दहले हैं यूक्रेन के 17 शहर। अब आप याद कीजिए, सुबह से खबरें चल रही थी कि वहां पर रशिया जो है वो तैयारियां कर रहा है, लेकिन हवाई अटैक के सायरन से, क्योंकि सायरन वहां बजने का मतलब होता है कि वहां पर कोई बड़ा अटैक हो सकता है। राजधानी कीव में आधी रात को भी धमाके हुए थे। आप राजेश के पास रुक करते हैं। राजेश, ये कहा जा रहा है कि 17 शहरों में सायरन बजे हैं। अब सायरन बजने का एक बार नए दर्शकों को मतलब भी समझा दीजिए, और क्या इससे डर जो है वहां रहने वाले लोगों को लगना चाहिए? देखिए, सायरन बजने का मतलब है कि जो रडार्स हैं वहां पर, उन्होंने कोई एयर में मूवमेंट देखी है जो शहर की तरफ आ रही है। ये मूवमेंट का मतलब है कोई जहाज आ रहा हो दुश्मन का, कोई मिसाइल आ रही हो, कोई रॉकेट आ रहा हो। तो ये नागरिकों के लिए एक चेतावनी होती है कि जैसे ही एयर रेड का सायरन बजता है, आपको अपनी जो है कोई मजबूत जगह है, एयर शेल्टर है, बॉम्ब शेल्टर है, तहखाना है, उसमें आप घुस जाएं, ताकि अगर बमबारी आपके ऊपर होती है आप सुरक्षित रह सकें। इसके लिए एयर सायरन बजाए जाते हैं, नागरिकों को चेतावनी देने के लिए। शुभांकर, ज़ेलेंस्की का एक बयान सामने आया राजेश, जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं नहीं चाहता कि हमारी सरजमीं पर रूसी लाशें पटी पड़े। अब इस बयान के मायने क्या हैं जब दूसरे दौर की बातचीत शुरू होने वाली है? देखिए, जो ज़ेलेंस्की बोल रहे हैं, जो यूक्रेनियन सेना जो एक बार शुरू के पहले 2 दिन बिल्कुल लड़खड़ा गई थी, वो थोड़ी संभल चुकी है, अपने पैर पे खड़ी हो चुकी है, और इससे इनका मनोबल बहुत बड़ा है। बहुत से हथियार मिले हैं इनको पिछले 7 दिन में। यूरोपियन कंट्रीज ने, जैसे कल आप बता रहे थे, 19 देशों ने हथियार सप्लाई किए हैं, और बहुत बड़ी मात्रा में हथियार सप्लाई किए हैं। और जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की बात मैं बार बार करता हूं, जो पूरी तरह से अमेरिका जीत चुका है, उससे क्या हुआ है कि जो बहुत से नागरिक लड़ाई नहीं चाहते थे और कुछ सिंपैथी रूस के साथ रखते थे, जब उन्होंने अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर मरे हुए बच्चों की और खून की और इधर उधर घायल नागरिकों की फोटो वीडियोस देखी, तो उनका दिमाग भी पलट गया है अभी, और वो भी अब रूस से लड़ने के लिए खड़े हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर थी, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर थी, वो अमेरिका, नेटो के साथ मिलके ज़ेलेंस्की जीत चुका है। और यही कारण है कि वो अब रूसी सेना को धमकी दे रहा है कि उनकी लाशें जमीन पे पटी हुई मिलेंगी।
इसका मेरे हिसाब से ये अर्थ है। ओवर टू यू जी। एक और सवाल यहां पर आता है, क्योंकि अब तो थोड़ी देर पहले संजय मेस्टन सर भी कह रहे थे कि जलसंकी की स्वीकार्यता जो है वो देश में और बढ़ गई है। तो क्या जो ये मीडिया प्रोपेगेंडा वहां पर वेस्टर्न मीडिया का, क्योंकि खबर आज और भी आई कि रूसी सैनिक के हवाले से कहा गया कि देखिए हमें सिविलियंस को मारने का आदेश दिया गया था, इससे पहले एक और कन्वर्सेशन मां बेटे का जिक्र किया गया था, तो क्या ये बड़ा इंपैक्ट प्ले कर रहा है वहां के लोकल लोगों में या युवाओं में खास तौर पर? देखिए शुभांकर, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपको एक बार एक वीडियो दिखाना चाहूंगा जी। अगर आप इजाजत दें तो मैं आपको वीडियो दिखाना चाहूंगा जिसमें ये कैसे अभी यूक्रेन फौज हर बड़े बड़े रोड पर जो है ऑब्स्टेकल्स ले कर रही है, एंटी टैंक ऑब्स्टेकल्स। अगर आप इजाजत दें तो मैं कैमरा घुमा के आपको दिखाना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल राजेश। ये देखिए, आप ये क्रेन देख पा रहे हैं, क्रेन, दो बड़े ट्रक खड़े हैं और क्रेन बड़े बड़े जो है ये स्लैब्स उठाकर उनको नीचे जमीन पे लगा रहे हैं। देख पा रहे हैं आप? जी जी। ओके, ये देखिए आप, ये बड़े बड़े कंक्रीट स्लैब्स एक ट्रक से उठाकर उन्हें जमीन पर लगा रहे हैं, इस तरह से देखिए जैसे लगा हुआ है। इसके अलावा इस तरह के ऑब्स्टेकल्स हर जगह लगा दिए गए हैं। आप ये ऑब्स्टेकल्स देख पा रहे हैं? जी। ओके, अगर आप इसे थोड़ा पीछे देखें तो आपको ब्राउन कलर का बालू जैसा कुछ दिखेगा। जी। वो बालू उन्होंने लगाया है, इसको कंक्रीट के स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, इस रोड को परमानेंटली डिनाई करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये देखिए पीछे की तरफ एक और सीरीज ऑफ ऑब्स्टेकल्स लगा दिया है और एक क्रेन लगी हुई है और ऑब्स्टेकल्स लगाने में। क्या आप देख पा रहे हैं? जी, कैमरा स्टेबल करूं मैं? कैमरा फोकस कर रहा है? जी जी जी, देखें आप किस तरह से युद्ध स्तर पर ये काम कर रही है इस सब यूक्रेन आर्मी। और हर जगह ये मेन आर्टीरियल रोड है इस शहर की, यहाँ सीरीज ऑफ ऑब्स्टेकल लगाए जा रहे हैं। हर 50 मीटर के बाद ऑब्स्टेकल लगाया जा रहा है ताकि इस रोड को पूरी तरह से आने वाली रूसी फौज को या किसी भी आक्रामक फौज को पूरी तरह से डिनाई किया जा सके, उनके व्हीकल्स के लिए, उनके बख्तरबंद गाड़ियों के लिए, उनके ट्रक्स के लिए और उनके टैंक्स के लिए भी। जी जी जी। संजय कुलकर्णी सर, कुछ पूछना आते हैं आप? अगर आप चाहें तो सवाल पूछ सकते हैं आप तीनों। राजेश, माहौल कैसा है उधर अभी कीव के अंदर? अभी कीव का माहौल जो है वो काफी नॉर्मल लग रहा है। देखिए, आपको बहुत सारी गाड़ियां देखने को लग रही होंगी, लेकिन ये सारी गाड़ियों के अंदर या तो मिलिशिया बैठा है या मिलिट्री मैन बैठे हैं, इसमें कोई भी सिविल अंदर नहीं बैठा है। तो अगर कोई आदमी इन गाड़ियों को देख के ये अंदाजा लगाएगा कि शायद माहौल नॉर्मल है, लेकिन आम आदमी आपको एक भी पूरी सड़क पर नहीं है। मेरे आसपास कुछ जर्नलिस्ट जरूर हैं, फॉरेन जर्नलिस्ट, जो इस वक्त ये वीडियोस वगैरह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अदरवाइज इसके अलावा कहीं भी यहाँ कोई सिविलियन नहीं दिख रहा है, कोई सिविलियन गाड़ी की मूवमेंट नहीं हो रही है और एक शांति, अजीब सी शांति छाई हुई है इस शहर में, जो हमेशा पार्टी करता था, हमेशा खुशनुमा था, टूरिस्ट से भरा होता था। ओवर टू यू राजेश। राजेश जी, आप एक फौजी अफसर रहे हैं और आप इस को बेहतर समझते हो, क्या तैयारियां हो रही हैं कीव में एक बिल्ट अप एरिया में, शहरों में, बिल्डिंग्स में रेजिस्टेंस देने की? देखिए, मैं आपको एक चीज से अवगत कराना चाहता हूं। अगर आपने कोई भी सोवियत शहर देखा हो, सोवियत जमाने में बना हुआ शहर, चाहे वो यूरोप में हो, चाहे वो एशिया में हो, सेंट्रल एशिया में हो, रूस में हो, इनकी जो प्लानिंग है, इनके रोड्स बहुत चौड़े चौड़े हैं, बहुत चौड़े चौड़े रोड्स हैं। उसके ऊपर फिर ट्रैम के लिए अलग से रास्ता है, फुटपाथ के अलग से रास्ता है। देखिए, एक बख्तरबंद गाड़ी जा रही है, मैं दिखा दूं एक मिनट पहले। ये देखिए, ये एक बख्तरबंद गाड़ी जा रही है जो यूक्रेनियन फौज की। ओके, मैं आपके सवाल पे आता हूं। तो जो लेआउट है शहरों का वो बहुत खुला है यहाँ पे। कुछ मैंने विशेषज्ञों को बोलते हुए सुना है कि बहुत सकरी गलियां हैं, छोटे छोटे मकान हैं। ये सच नहीं है। हाँ, कुछ आउटस्कर्ट्स में, छोटे शहरों में, गांव में ऐसा हो सकता है, लेकिन जितने मेजर शहर हैं, नॉट ओनली इन यूक्रेन, ऑल ओवर एक्स सोवियत यूनियन, उनका लेआउट बहुत खुला है। तो इसमें मैकेनाइज्ड और आर्म्ड कॉलम्स की मूवमेंट बहुत आसान है, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू एरियाज, वेरी फ्यू एरियाज। और उनको हर किसी को, जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, आपको अभी दिखाया मैंने रोड, ये इतना खुला इलाका है, इतना खुला इलाका है कि अगर कोई खिड़कियों से एंटी टैंक फायर करने की कोशिश करेगा तो नहीं हो पाएगा। ओवर टू यू। राजेश, आपने जो तस्वीरें दिखाई वो अपने आप में पूरी कहानी को बयां करती हैं। अपनी सेफ्टी का ख्याल रखती हो। हम चाहेंगे एक बार आप दर्शकों को फिर से वो तस्वीरें दिखाएं और उन्हें थोड़ा एक्सप्लेन भी करते रहे, क्योंकि इन तस्वीरों के जरिए बहुत कुछ हम ग्राउंड की रियलिटी को समझ सकते हैं। Okay, can I turn my camera around?
आई एम टर्निंग माई कैमरा अराउंड, मैं इसको घुमा रहा हूं कैमरे को। आप देख पा रहे हैं अभी जी, ये देखिए, ये आप क्रेन को देख पा रहे हैं, इसने बहुत बड़ा एक कंक्रीट ब्लॉक उठा रखा है और इसको प्लेस कर रहा है, दिख रहा है आपको? जी, देखिए, और ये जो कंक्रीट ब्लॉक्स हैं ये इस तरह के कंक्रीट ब्लॉक्स हैं। देखिए जमीन पे यहाँ कंक्रीट ब्लॉक्स दिख रहे हैं आपको, ये इस तरह के कंक्रीट ब्लॉक्स हैं जो पूरे इलाके में लगाए जा रहे हैं, पूरे रोड पे। और ये जो है शहर का सेंट्रल आर्टीरियल रोड है। इसके अलावा इस तरह के ऑब्स्टेकल्स हैं, देखिए आप, मैं थोड़ा नजदीक जा रहा हूं आपको दिखाने के लिए। ये देखिए आप, इस तरह के ऑब्स्टेकल पूरे शहर में इस वक्त सारे आर्टीरियल रोड्स के ऊपर लगा दिए गए हैं। ये देखिए पीछे बालू पड़ा दिख रहा है, ये परमानेंट ऑब्स्टेकल बनाए जा रहे हैं सड़क के ऊपर, ताकि जो सड़क ऊपर से आ रही है उसको डिनाई किया जा सके। ये देखिए आप, ये ट्रक जो है बड़े वाला, इसमें भी पूरे के पूरे जो है कंक्रीट स्लैब्स हैं। देखिए एक और कंक्रीट स्लैब वहां पे है, और पीछे देखें वहां भी कंक्रीट स्लैब टाइप का बना हुआ है। तो 100 मीटर के एरिया में लगातार अभी कम से कम 4 ऑब्स्टेकल्स इन लोगों ने लगा रखे हैं जी। और मैं दिखा दूं, ये फ्रीडम स्क्वायर है, बिल्कुल सेंटर कीव शहर का। जी, क्या लगता है कि माहौल अब कीव गिरने वाला है या कीव पे हमला होने वाला है, ऐसे लग रहा है वहां के नागरिकों को? देखिए नागरिक तो यहां से जा चुके हैं, यहां नागरिक नहीं बचे हैं अभी। मैं जहां तक मेरा अनुमान है 95% नागरिक जो लड़ने की हालत में नहीं थे, या बच्चे थे, बूढ़े थे, या किसी हालत में लड़ने को तैयार नहीं थे, वो सब कीव को छोड़ के 3-4 दिन पहले ही जा चुके हैं। यहाँ जो लोग बचे हैं मिलिट्री के हैं, पुलिस के हैं, एसेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड लोग हैं, और वो लोग हैं जो यूक्रेन के लिए अभी हथियार उठाने को तैयार हैं और लड़ना चाहते हैं। ओवर टू यू। नहीं तो क्या राजेश, जो स्थिति आप दिखा रहे हैं इसको लेकर ये मान लिया जाए कि अब कीव अगले कुछ घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है और वो यूक्रेनी फौज मान चुकी है कि यहां हमला हो सकता है कभी भी, तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं? बिल्कुल, एब्सोल्युटली, द इन्वेजन इज इमिनेंट। ये कभी भी हो सकता है, किसी वक्त भी हो सकता है, ऐसा यहाँ की फौज मान रही है, यहाँ के नागरिक मान रहे हैं, और मैं मान रहा हूं। लेकिन मुझे लगता है इसमें अभी 24 से 48 घंटे का वक्त है, क्योंकि जो वार्ता चल रही है अभी बेलारूस और पोलैंड के बॉर्डर पे दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच में, उसका इंतजार किया जाएगा। क्योंकि मेरे नजरिए से कोई भी देश दोनों में से, रूस या यूक्रेन, नहीं चाहेगा कि कीव तबाह हो। और रशिया ने 2 दिन पहले कीव के नागरिकों को एक वार्निंग जारी की थी कि आप शहर छोड़ दें। इसका अर्थ यह है कि कीव पे हमला तो होगा ही, और जब होगा तो क्योंकि उसमें कोलैटरल डैमेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, सिविलियंस के हताहत होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, इसी के मद्देनजर रूस ने, ताकि लोग ये ना सोचे कि रूस लोगों को मार रहा है, ये चेतावनी जारी की थी। नहीं तो क्या जो बयान आप सुन रहे हैं लगातार दोनों तरफ से, मैं आपके पास आऊंगा, उससे पहले एक बड़ी खबर बता दें दर्शकों को। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, जो बात हमारे संवाददाता राजेश भी कह रहे थे कि कीव शहर पर कभी भी हमला हो सकता है। कम से कम ग्राउंड से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, जो तैयारियां यूक्रेनियन फौज की हैं, वो ये कहती हैं कि किसी भी वक्त यहां पर हमला हो सकता है। ये तैयारियां देखिए आप, पूरे शहर में तमाम तरह के इंतजाम किए गए हैं, ताकि अगर रूसी बख्तरबंद गाड़ियां आती हैं तो उन्हें अलग अलग जगहों पर रोका जा सके और उन्हें खुलकर यहां आगे जाने ना दिया जा सके। यहां पर यूक्रेन की फौज की जो गाड़ियां हैं वो भी शहर में लगातार यहां पर घूम रही हैं और वो सुनिश्चित कर रही हैं कि अगर कहीं से कुछ होता है तो वो अपनी तरफ से तैयारियां पूरी रखें। लेकिन ये देखिए, ये यहां पर जो बैरिकेटिंग या कटीले तार या जो भी आप कह सकते हैं, आप जिस तरह से यहां पर इंतजाम किए गए हैं, ये खबर दुनिया के लिहाज से कम अच्छी नहीं है, क्योंकि एक बहुत खूबसूरत शहर कीव है और वो खूबसूरत शहर कीव ऐसा लग रहा है कि कहीं उसका भी हश्र वही ना हो जो हमने खार्किव में तस्वीरों में देखा या बाकी तस्वीरों में हमने देखा, क्योंकि यहां पर एक खूबसूरत शहर अब अपने बर्बादी के बिल्कुल आखिरी लम्हों में खड़ा हुआ है। जंग का सबसे बड़ा खामियाजा हम लोगों को उठाना पड़ता है। एक रिपोर्ट की माने तो 10 लाख लोग ऐसे हैं जो विस्थापित हो गए हैं और हजारों लोग ऐसे हैं जो किसी सुरक्षित ठिकाने की तलाश में दर दर भटक रहे हैं। ये बच्चे जंग का मतलब नहीं जानते, लेकिन यूक्रेन के खिलाफ जंग ने इनसे अपना घर छीन लिया। लेकिन मुश्किल से बेखबर ये बच्चे अपने खिलौनों के साथ खेलने में व्यस्त हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव का मेट्रो स्टेशन इन बच्चों का
अस्थायी आशियाना बन गया है। कीव शहर पर मंडराते रूस के भीषण हमले के खतरे के बीच बड़ी तादाद में लोगों ने मेट्रो स्टेशन पर शरण ले रखी है। यहाँ बूढ़े भी हैं, बच्चे भी, महिलाएं भी, पुरुष भी। I'm on the subway now and it's terrible. How many kids are there? We won't live in independent normal country. And thank you that so many countries can hear us and support us. I hope all this violence and cruelness ends soon. कीव शहर से लगातार सायरन बजने और धमाके की आवाजें आ रही हैं। कब क्या हो जाए किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसे में जमीन से काफी नीचे बना ये मेट्रो स्टेशन बंकर का काम कर रहा है। Nobody could even imagine that it is possible in the 21st century. We hoped that the situation will be solved with the help of diplomatic relationships, but still we have what we have. रूसी हमले के बीच कीव के हिस्से में जीवन की किलकारियां भी गूंज रही हैं। ये कीव का मैटरनिटी अस्पताल है। सायरन की खौफनाक आवाज के बीच यहाँ बच्चे जन्म ले रहे हैं। हमले से बचने के लिए ऑपरेशन मुख्य वार्ड की बेसमेंट में हो रहे हैं। I shouldn't be stressed now, so I'm trying to cool myself down. But of course it's terrible what is happening. We are living in real hell. I could never imagine that something like that can happen in 21st century in a capital of the European country. दर्द का समंदर चौतरफा बह रहा है। यूक्रेन रोमानिया बॉर्डर पर चेरनी वर्सी की तस्वीर देखिए। बर्फबारी की वजह से माता पिता अपने बच्चों को लेकर रोमानिया की ओर जा रहे हैं। पोलैंड से लेकर रोमानिया बॉर्डर तक विस्थापितों की भीड़ है। गोद में छोटे छोटे बच्चों के लिए माँ बाप जंग से दूर सुरक्षित छत का इंतजार कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो।